दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स। हम जो पढ़ रहे हैं अभी इसको समझो, ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होती है ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मोशन और कॉज ऑफ मोशन को डील करते हैं। यानी मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन को डील करते हैं हम, ठीक है, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हो जाते हैं, वन इज काइनेमैटिक्स एंड वन इज डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, यानी मोशन कितने टाइप के हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन। और उसमें हम दो टाइप के मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, राइट। एंड डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन क्यों हो रहा है, राइट। तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो हम ये नहीं सोचते मोशन हो क्यों रहा है, हम बस हो रहा है, ठीक है। लाइक मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, मेरे हाथ में जब था क्या हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब मेरे हाथ से निकल गया, यानी मोशन वहाँ से शुरू होगा जहाँ हाथ से निकल गया, राइट। फिर उसके बाद वो आएगा, नीचे टकराएगा और फाइनली रुक जाएगा। लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है टकराने से क्या हुआ क्या नहीं, मुझे ये मतलब है कि जब वो टकरा रहा था उस टाइम क्या स्टेट थी, यानी टकराने से जस्ट पहले। तो जब तक वो मोशन में रहा वो मुझे स्टडी करना है, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेट लाइन मोशन हमारा फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको नोट्स दिए, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट। ओके, नाउ अगर हम मोशन की बात करते हैं तो हम रेस्ट की बात भी करते हैं और मोशन की बात भी करते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, कैन यू डिफाइन व्हाट इज रेस्ट, बाद में नोट करना, हाँ। कैन यू डिफाइन व्हाट इज रेस्ट? ठीक है, रेस्ट हम बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if its position does not change with time, does not change with time, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है तो क्या बोलेंगे, रेस्ट में, ठीक है। लाइक आप सब लोग किस स्टेट में हैं, आप सब लोग किस स्टेट में, रेस्ट में। हम सीधी सी बात हिंदी में करें, अगर चल नहीं रहे तो रेस्ट में और बैठे हैं तो रेस्ट में, चल नहीं रहे या बैठे हैं तो रेस्ट में और चल रहे हैं तो मोशन में। चल रहे हैं तो हमारी पोजीशन चेंज हो रही होगी और चल नहीं रहे तो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है, समझ में आता है, राइट। अभी नहीं नोट करना। तो अकॉर्डिंगली मैं आपको अगर बात करूं मोशन की, तो मोशन इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position change with time, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है तो मोशन में है, राइट। नाउ हम सब लोग रेस्ट में हैं, ओके, बट सोचो कोई आदमी मून से देख रहा हो तो हम किस स्टेट में हैं, कोई मून से देख रहा हो, हम अर्थ पे हैं, अर्थ घूम रही है, साथ में हम भी घूम रहे हैं ना, तो हम रेस्ट में हुए कि मोशन में हुए, मोशन में, बट हमें तो रेस्ट में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये विद टाइम के साथ एक और वर्ड चाहिए होता है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग या कोई भी रेफरेंस। तो फिजिक्स में रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विद टाइम
with respect to surrounding. तो मैं हमारे बारे में क्या बोलूंगा, हम लोग आपस में रेस्ट में हैं. बट इफ समवन आउटसाइड द अर्थ इज ऑब्जर्विंग अस, देन वी आर इन मोशन. तो विद रेस्पेक्ट टू all of us we are at rest, but with respect to someone at the moon we are in motion. तो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि रेस्ट में कब है और मून में मोशन में कब है. यानी हम कभी भी एब्सोल्युटली बता नहीं सकते कि रेस्ट में है या मोशन में है. हम एक वर्ड नहीं यूज़ कर सकते कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं. राइट. एक एग्जाम्पल देखो. राइट, एक बार ये नोट कर लो फिर मैं आगे बताऊँ. एक टर्म होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव. राइट. लाइक कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव को. ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, ए बी. कौन सा बड़ा है? बी. ठीक है. ए छोटा है. दैट इज हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? बी ए के रेस्पेक्ट में छोटा है, बड़ा है. बी ए के रेस्पेक्ट में बड़ा है. तो ये रिलेटिव टर्म है. राइट. अब मैं एक और बना दूं सी, तो अब बी बड़ा है कि छोटा है? दोनों है. ए से बड़ा है और सी से छोटा है. इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, यानी किसी के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब करना. ठीक है. तो हमने B की हाइट A के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब की तो वो बड़ा है, और C के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब की तो छोटा है. अब मैं इनको लिख दूँ 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. ये क्या है? इनके एब्सोल्यूट लेंथ है. तो ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है. तो बड़ा छोटा, दैट इज व्हाट ऑलवेज रिलेटिव होते हैं. जब हम एग्जैक्टली बताएं तो वो एब्सोल्यूट होता है. Someone's age is 18 and someone age is 20. That is their absolute age. But 18 years वाला 20 years वाले से छोटा है. ठीक है. तो that is what respective terms. तो हम फिजिक्स में दो चीज़ों को डील करते हैं हमेशा. एब्सोल्यूट, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो एब्सोल्यूट होती है, और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो रिलेटिव होती हैं, यानी जिनको हम एब्सोल्यूट डिस्क्राइब नहीं कर सकते. जैसे कि हम रेस्ट और मोशन को एब्सोल्युटली डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते. हम कभी बता ही नहीं सकते कि रेस्ट में है या मोशन में है, जब तक हमें ये नहीं पता चले हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है. लाइक एक बस है, एक बस है, चल रही है. इसमें दो आदमी ए बी, और ये बस जा रही है V स्पीड से. एक तीसरा आदमी C यहाँ कहीं ग्राउंड पे है. तो अब हम बात करें A और B आपस में रेस्ट में है. A और B आपस में क्या है? रेस्ट में है. तो मैं किसी एक की बात करता हूँ. चलो A की. A B के साथ रेस्ट में है और C के साथ मोशन में है. तो A के साथ रेस्ट में भी है और मोशन में भी है एक ही टाइम पे, बट दो अलग अलग रेफरेंस से. इसको हम रेफरेंस बोलते हैं. तो फिजिक्स में रेफरेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. ठीक है. समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो? नहीं. ठीक है. ओके. तो ये चीज़ हमें नोट करनी है. राइट. लिखो रेस्ट एंड, लिख लो साथ साथ. वही एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा जो मैंने अभी बोला था. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, व्हाट डज रिलेटिव टर्म मीन्स, है ना. एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम can be at rest as well as in motion
with respect to two different surroundings. I'm using the word surrounding, but हम इसको रेफरेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, two person A and B are in moving bus. And a third person C is standing on ground. Then A is in motion with respect to C but at rest with respect to B. होप सो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? नहीं, अपने रेफरेंस में हम बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं. बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होते हैं. बॉडी एज ए होल विद रिस्पेक्ट टू इट नहीं डिफाइन कर सकते, राइट? एनीथिंग एल्स? कुछ पूछने? नहीं, ये समझ में आ गया, राइट? आज हम कुछ बेसिक चीज़ें ही सीखेंगे, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट? एक कार चल रही है स्ट्रेट रोड पे, हमको डायग्राम बनाने को बोला, हमने ऐसे डायग्राम बना दिया. एक कार, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे ही करते हैं. बट कार एक पॉइंट तो नहीं होता, कार एक पॉइंट तो नहीं होता, कार का तो अपने एक बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है. तो हम उसको एक पॉइंट से क्यों डील करते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव करके यहां पे पहुंच गया. इस पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी. ए पॉइंट यहां से यहां मूव किया, बी पॉइंट यहां से यहां मूव किया, तो दोनों पॉइंट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया. दोनों पॉइंट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बॉडी में कोई भी पॉइंट लेंगे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, बॉडी के सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द होल बॉडी. सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट. अब मैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन आपको बताता हूँ. ये कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है, ये कोई बॉडी ऐसे सर्कल में घूम रही है. अब मैं इसमें दो पॉइंट लूं, ए और बी, क्या दोनों पॉइंट के डिस्टेंस इक्वल है? दोनों पॉइंट के डिस्टेंस इक्वल होंगे? नहीं होंगे. ए का डिस्टेंस ये बड़ा वाला सर्कल और बी का डिस्टेंस छोटे वाला सर्कल, तो ए और बी के डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हम इसको पॉइंट मान सकते हैं? नहीं मान सकते, ठीक है. तो हम कब ऑब्जेक्ट को पॉइंट ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते, ठीक है, ये हमें सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ता है, ठीक है. देखो हम 10th क्लास से 11th में शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है, ठीक है. मेरी कोशिश रहेगी आपको हर छोटी छोटी चीज़ से, ठीक है, थ्रू कराऊँ. तो अब ये है सोचने वाली बात कि इसको हम पॉइंट नहीं ले सकते, इसको हम पॉइंट ले सकते हैं.
तो बाय डेफिनेशन हम कब पॉइंट ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते। कुछ तो हमें सीधा दिखता है, कुछ तो हम सीधा देख के ही कर लेंगे, और कुछ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उन सिचुएशन में कैसे डील करेंगे। अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो और ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर 1 मीटर हो, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। 50 किलोमीटर में 1 मीटर तो कुछ भी नहीं होता ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। तो तब हम इसको ले लेंगे ऑब्जेक्ट। यानी डिस्टेंस अगर बॉडी बहुत ज़्यादा चल रही है तो हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन सन के चारों तरफ का डिस्टेंस बहुत बहुत बड़ा है, तो हम अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूनिवर्सली पॉइंट ऑब्जेक्ट कब डिफाइन करेंगे? राइट, तो यूनिवर्सली हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब डिफाइन करेंगे? राइट, नाउ concept of point object. Any object of definite shape and size, यानी कितना ही बड़ा हो, डिफाइंड शेप एंड साइज, तने यस सर। कुछ रुक रुक के आ रहा है कि तुम्हारे पास? सर हल्का मेरे बता रहे हैं। Any object of definite shape and size may be taken as point object if distance covered is much greater than size of object। ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सल डेफिनेशन है। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा कंसीडर कर सकते हैं अगर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइक एक कार है, एक कार का साइज कितना होता है? कुछ मीटर। अगर वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसमें उसका साइज मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो 2 मीटर की कार है और 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हमें देखना पड़ेगा वो 5 मीटर फ्रंट टू फ्रंट है या फ्रंट टू बैक है, क्योंकि 5 मीटर में 2 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। राइट, लेकिन 50 किलोमीटर में 2 मीटर कुछ भी नहीं होता। तो अगर डिस्टेंस हमेशा बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं? हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ये नोट किया आपने? राइट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? राइट, ठीक है। देखो, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, राइट मैं पीछे बता रहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लाइक जैसे ये सिचुएशन मैंने बताई, एक ऑब्जेक्ट मूव किया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये उसका एक पॉइंट मूव किया, ये दूसरा पॉइंट मूव किया, तो दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मूव किए। ठीक है सुधांशु? यस सर। दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस मूव किए तो हम किसी भी एक पॉइंट को स्टडी करें तो सारी बॉडी को स्टडी कर लिया, इजंट इट? ठीक है, तो इसलिए हम पूरी बॉडी को स्टडी ना करके उसके एक पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। लाइक आई टुक अनदर एग्जांपल। इस केस में बॉडी के इस पॉइंट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस पॉइंट ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसमें हम एक पॉइंट को स्टडी नहीं कर सकते। ये हमें सिचुएशन टू सिचुएशन खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं
अगर डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड आर मच मोर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक एक 2 मीटर लॉन्ग कार है और अगर वो 50 किलोमीटर चलती है तो 50 किलोमीटर के कंपैरिजन में 2 मीटर कुछ भी नहीं होता, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इतना ठीक है? ठीक है सुधांशु? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तने ऑल क्लियर? Yes, sir. राइट। नाउ अब आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था राइट। हमें फिजिक्स में किसी भी पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। रेफरेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक पोजीशन और एक टाइम। एक पोजीशन और एक टाइम, यानी किस टाइम पे किस पोजीशन पे है, यह हमें चाहिए होता है। अब पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फिर मैं उसके आगे बताऊँगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा, ये एक एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, और ये ओरिजिन होता है, ठीक है? यही पढ़ा है ना? तो पोजीशन ऑफ पोजीशन, अगर मैं फिजिक्स में चलूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है ए, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एक्स वाई। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या डिस्क्राइब्ड है? एक्स वाई, राइट? लेकिन ये 2 डायमेंशन सिस्टम होता है, 2D सिस्टम होता है। हम यहाँ पे 3D सिस्टम में डील करते हैं। हम जो डील करते हैं वो 3 डायमेंशनल सिस्टम में डील करते हैं। 3 डायमेंशनल सिस्टम कैसे होता है, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये बॉडी है, इसकी कितनी साइड्स है? मतलब जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो कितनी साइड्स लेते हो? 3 साइड। कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। 3 लेते हो ना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। फिजिक्स के हिसाब से ये 3 डायमेंशन है, यानी लेंथ एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, ब्रेड्थ एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, और हाइट एक पर्टिकुलर डायमेंशन है। तो टोटल कितनी डायमेंशन हो गई? 3। तो 3 डायमेंशन तो 3 एक्सिस हो गई। तो 2 एक्सिस नहीं होती, 3 एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई, जेड। और फिर अकॉर्डिंगली 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक्स, वाई, जेड, और इसके साथ टाइम और मिला लो, तो पूरा रेफरेंस हमारा क्रिएट हो गया, राइट? तो हमारा जो सिस्टम है उसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? और वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, राइट? लेट्स सी, दिस इज 1, ये एक, ये दूसरी, और ये तीसरी, ठीक है? ऐसे देखो, 1, 2 और तीसरी। कोई भी 2 देखो आपस में परपेंडिकुलर है, कोई भी 2 आपस में परपेंडिकुलर है, तो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है? सो दैट इज आवर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई एंड जेड। सो नाउ ऑनवर्ड हम 10th क्लास से आगे मूव करते हैं। वी हैव 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स, वाई, जेड, दैट इज 3 डिफरेंट एक्सिस, राइट? और जहाँ तीनों एक्सिस मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एज यूजुअल, जैसे पहले बोलते थे क्या? ओरिजिन, तो वो भी ओरिजिन ही है, राइट? और कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे? एक्स, वाई, जेड। और इसको हम नाम क्या देते हैं? आपने 10th क्लास में क्या नाम पढ़ा था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 9th में पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन वाज अ साइंटिस्ट हु डिजाइंड दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? हम इसको, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही, हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल, नोट कर लो आप, कोई बात नहीं, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। Can anyone tell what the orthogonal means? नहीं, orthogonal means perpendicular, okay? Perpendicular coordinate system, but हम इसको नाम हमेशा orthogonal बोलते हैं।
तो ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी भी हमें फिजिक्स वाली यूज़ करनी है, राइट। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट कंसिस्ट three coordinate axes perpendicular to each other, namely x, y and z, right। एक्सिस होता है ए एक्स आई एस, दैट इज सिंगल। एक्स ए एक्स ई एस इज प्लूरल, ठीक है। जब हम 3 की बात कर रहे हैं तो ए एक्स ई एस लिखते हैं, एक की बात कर रहे हैं तो ए एक्स आई एस लिखते हैं, राइट। तो इट कंसिस्ट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, नेमली एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। All three intersect at a common point called origin, right। Position of an object is described by coordinates x, y, z। Okay, these coordinates along with time act as reference, ये रेफरेंस की तरह काम करते हैं। तो रेफरेंस के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं और एक टाइम लेते हैं, क्योंकि मोशन जब भी है तो टाइम तो इन्वॉल्व है, ठीक है। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है? नहीं, राइट, क्लियर। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई अभी तक। रेस्ट एंड मोशन क्या है, इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? देन आई टोल्ड यू व्हेन इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर। देन रेफरेंस यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? अब 3 चीज़ें हैं, मैं इसमें 3 लाइन है, मैं इसको यहाँ पे बना ही नहीं सकता। बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो जैसे हम क्यूब बनाते हैं ना, टेढ़ा करके ऐसे बनाते हैं इनको। लाइक क्यूब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 1 मिनट आप मत बनाना, मैं बताता हूँ। क्यूब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ना, इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हुई? हाइट। ये क्या हुई? लेंथ। ये क्या हुई? ब्रेड्थ। तो हम इसमें से इतना पोर्शन ले लेते हैं, राइट। तो ये 3 साइड हो गई। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ओके, राइट ना। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये कस्टमरी है, कस्टमरी ऐसे जेड और ये पॉइंट ओ। दिस इज द वे हाउ वी ड्रॉ द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट। ठंडा तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं।
मैं तो क्योंकि थोड़ा बूढ़ा हो लिया तो इसलिए लगता है, बट आई नीड टू केयर फॉर यू। ओके, हाँ, ये समझ में आ गया, राइट। अब मैं आपको जो चीज़ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एक होता है कस्टम और एक होता है मैंडेटरी। दो चीज़ों में डिफरेंस होता है। मैंडेटरी मीन्स ऐसा करना ही है, कस्टम मीन्स अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कोई हमारे घर आया, हमने दरवाज़ा खोला, सामने बुआ, मामा, चाचा कोई भी खड़ा है, व्हाट वी से, वी ग्रीट दैम, नमस्ते, पैर छुएंगे, नमस्ते करेंगे, कुछ भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कस्टम। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट ये अच्छा लगता है, ये हमारा कल्चरल है, तो ये कस्टम हो गया। ठीक है, कस्टम इज नेवर मैंडेटरी, दैट इज कस्टमरी, यानी हमारे क्रिएट किए हुए हैं। एक होता है मैंडेटरी, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है, दैट इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट चूज द ड्रेसेस ओवर देयर। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी, आपको वो यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब साइंस में डील करते हैं तो कुछ चीज़ें कस्टमरी होती हैं, कस्टमरी मीन्स ऐसा अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है। लाइक हमने आज तक जब भी XY एक्सिस ड्रॉ की, ठीक है, अभी आप मत करना, जब भी हमने XY एक्सिस ड्रॉ की, ऐसे की ना, क्यों, कस्टम है। मैं ऐसे करूं तो कोई रोकेगा मेरे को? नहीं, मैं तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूं, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये भी ठीक है, इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? बस अच्छा नहीं लगता। देखो, खुद ही फील करो, विच वन लुकिंग बेटर, दिस वन, ये अच्छा नहीं लग रहा, बट जरूरी नहीं है। और फिजिक्स में हम इसको रोटेट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको रोटेट करते हैं, करेक्ट। और क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसको रोटेट करने से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचो, एक राउंड टेबल है, राइट, आई टेल यू, मेरा हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, मैं हर एक पॉइंट इंक्लूड करता हूँ। लाइक आपने सुना होगा ना, अब NCERT बुक कर लो, सब कुछ कवर होता है, वहाँ पे एक लाइन में ही सब कुछ होता है। तो इसी तरह मेरा जो कंप्लीट लेक्चर है ना, उसमें हर चीज़ कवर होती है, मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस्ड मैनर में अगर ध्यान से करोगे तो यू वॉन्ट लीव एनी पॉइंट ऑफ द फिजिक्स, राइट। ये एक राउंड टेबल है, इस पे कुछ आदमी बैठे हैं, A, B, C, D, E, F, राइट। सोचो, आप लोग हो, ठीक है, आप सब लोग बैठे हो, आपके पास कॉपी पेन है, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे? अपने सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे। तो इसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगी ना, इसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगी, इसके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आएगी, इसके सामने ऐसे, ठीक है। मैंने बोला एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, सबने कर दी, लेकिन सबकी डायरेक्शन तो अलग है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बोलूं वाई एक्सिस ड्रॉ करो, अब एक पैटर्न फॉलो करेगा हर कोई, ठीक है। पहले भी पैटर्न फॉलो किया, हॉरिजॉन्टल लाइन अपने सामने ड्रॉ की, क्योंकि कस्टमरी है, अच्छा लगता है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब मैं बोलूँ वाई एक्सिस ड्रॉ करो, तो वो इस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देगा, यही करेगा। तो ये ऐसे ड्रॉ करेगा, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, इज़न्ट इट? कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए? 6। अब मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर इसमें से एक चूज करना है, तो कौन सा सही है? सारे सही हैं, ठीक है, सारे ही सही है, कोई भी गलत नहीं है, राइट। तो मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाना कस्टम है, बट नेसेसरी नहीं है। हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो कि हम आगे करेंगे, राइट। क्योंकि हम आगे करेंगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ
दैट टाइम यू डोंट से मी सर ये एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस तो वर्टिकल लाइन होती है। नहीं, एक्स वाई एक्सिस दो लाइन होती है जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और जो एक पॉइंट पे मिलती है, और वो पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन। तो दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलना चाहिए, और वो पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन होता है। बस अब मैं उल्टा बनाऊं, सीधा बनाऊं, टेढ़ा बनाऊं, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी मर्जी है। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाना अच्छा लगता है, राइट? ओके, जिसको हम बोलते हैं चॉइस ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? चॉइस ऑफ एक्सिस। ये मैं अभी नोट कराता हूँ। अभी एक और चीज बात समझते हैं। चॉइस ऑफ एक्सिस यानी हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस ले सकते हैं, मतलब एक एक्सिस हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। लाइक मैं एक्स एक्सिस मुझे बनाना है, मैं कोई भी लाइन ले लूँ, आई टेक दिस एज एक्स एक्सिस, चलेगा। बट अब वाई एक्सिस में ऐसे नहीं कि ये मैंने ऐसे बना दी, वाई एक्सिस में वर्टिकल बनाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। अब वाई एक्सिस मुझे सिस्टम को फॉलो करते हुए बनानी पड़ेगी। ओके, तो हम किसी भी लाइन को हम एक एक्सिस चूज कर सकते हैं, एक एक्सिस, राइट? तो इसको हम बोलते हैं चॉइस ऑफ एक्सिस, यानी हमें क्या चाहिए, कैसे चूज करना है। और ये चॉइस हमें जरूरत होती है क्वेश्चंस को करने में, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, राइट? लाइक कैसे? मान लो ये एक हिल टाइप प्लेन है, इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है? अगर मैं, कितना चीजें इजी और कॉम्प्लिकेटेड होती है वो देखना। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस लूं और इसको वाई एक्सिस लूं, तो इसका मोशन एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो मोशन 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं, तो मोशन स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है? और इस स्ट्रेट लाइन में तो मोशन को डील करना बहुत आसान है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस मान के मोशन को स्ट्रेट लाइन में डील कर दूंगा। क्यों? मेरे पास लिबर्टी है, मैं किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस लूं, ओके? तो इसलिए ये काम हम कन्वीनियंस के लिए करते हैं। दैट्स वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, राइट? एंड वो आप क्वेश्चन ना घर से करके लाना लास्ट क्लास में। अभी टाइम खत्म होने वाला है तो मैं छोड़ूंगा, ओके? ठीक है, और ये जो नोट है ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चॉइस ऑफ एक्सिस एंड दिस। ये ओरिजिन है, एक ऑब्जेक्ट है इधर, वी नो लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस, और ये बी पॉइंट है, ये 30 है यहां से और ये 15 है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में बात करूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स है -15 0, बी के कोऑर्डिनेट 30 एंड 0, राइट? ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 45 है ना? और अगर हम इनको ऐड करके देखें तो ये 30, ये -15, ऐड करके देखें तो कितना आता है? 15, ठीक है? और लेकिन हमें पता है तो 45। किसी को डाउट है कि ये 45 नहीं है? ए से बी तक किसी को भी डाउट हो कि ये 45 नहीं है? 45 ही है ना, राइट? तो लेकिन मैं अगर इसको ऐड करूं, इधर 30 और इधर -15, तो आता है 15। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है, बिकॉज कॉन्फिडेंस है 45 होगा, लेकिन कैलकुलेट करके 15 आ रहा है, ठीक है, राइट? इस प्रॉब्लम को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, मैं ये सोच लूं ये ओरिजिन है
मैं ये सोच लूँ और ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 45 0, और अब तो सीधे सीधे ये भी 45 है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको हम बोलते हैं चॉइस ऑफ ओरिजिन, यानी हम किस पॉइंट को ओरिजिन चूज करें जो हमें कैलकुलेशन कन्वीनियंस दे, ठीक है। और हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं, ठीक है। लाइक मेरे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। इसको हटा दूं, ये बना दूं, तो ये ओरिजिन है। और प्रैक्टिकली सोचो, एक ट्रेन बॉम्बे से चली दिल्ली आ रही है, हर स्टेशन पे आदमी चढ़ रहे हैं ना, हर आदमी के लिए उसका स्टेशन ओरिजिन है ना। हर आदमी कहां से अपनी कैलकुलेशन करेगा, जहां से वो चढ़ेगा, तो हर आदमी के लिए उसका स्टेशन ओरिजिन है। तो हम एक्सिस भी चूज कर सकते हैं, हम ओरिजिन भी चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस, अपनी कन्वीनियंस से, यानी जिससे हम आसान हो जाएगा। चॉइस ऑफ एक्सिस एंड ओरिजिन। एनी स्ट्रेट लाइन बाद में नोट कर लेना, जब मैं बोलूंगा वहां से नोट कर लेना। एनी स्ट्रेट लाइन मे बी टेकन एज वन ऑफ द एक्सिस, राइट, एज वी डिस्कस्ड। किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम एक एक्सिस ले सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई या जेड में से कोई भी, एक्स, वाई और जेड। बट अदर टू एक्सिस, यानी एक तो हमने चूज कर ली, लेकिन बाकी दो नहीं चूज कर सकते, है ना। बाकी दो क्या करना चाहिए, जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनको फॉलो करना चाहिए। बट अदर टू एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू चूजन वन and to themselves, and to themselves, यानी खुद के साथ भी, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली एनी पॉइंट इन फ्री स्पेस, एनी पॉइंट इन फ्री स्पेस may be considered and may be taken as origin. May be taken as origin. Good evening. मेरे को ना तेरी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। बैठ जा। साक्षी की, वो 2-3 साल पहले जो पढ़ती थी। ओके, मैं कह रहा मेरे को तेरी शक्ल ना जानी पहचानी लगती है। मैं लास्ट टाइम भी बोलने वाला था, फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगी तो बोलूँगा। क्या कर रही है अभी साक्षी? बीएससी। उसने इंजीनियरिंग नहीं ज्वाइन किया था? इंजीनियरिंग नहीं ज्वाइन किया था उसने? इंजीनियरिंग छोड़ दिया था, फिर बीएससी कर लिया डीयू से। ओके चलो, एनीवे वो पुरानी रिश्तेदार मिल गई तो बात है। ओके, सिमिलरली एनी पॉइंट इन फ्री स्पेस में बी टेकन एज ऑरिजिन, राइट। और ऑरिजिन क्या होता है? जहां पे बाकी तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, जहां पे तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। आरू देख ले, इतनी जगह छोड़ दे, बाद में नोट कर लेना, है ना, राइट। नाउ ये हो गया हमारा जो बेसिक सिस्टम था। अब आती है बात, ना अब आपको समझ में आना चाहिए, ओके।